microorganisms, plants or animal cells or their components or the enzyme from the organism to produce the products and processes useful to the human beings. यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग या लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या फिर प्लांट्स या फिर एनिमल्स के सेल्स को यूज किया जाता है, या तो उसके कंपोनेंट्स या फिर उससे एंजाइम सिंथेसाइज करी जाती हैं, उनके प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। उस बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से कई ऐसे सेल्स के प्रोडक्ट्स जो है वो यूज किए जाते हैं जिससे ह्यूमन की कई डिसीज क्योर की जाती हैं। बायोटेक्नोलॉजी की जो टर्म है दैट इज कॉइन्ड बाय द कार्ल एरिकी इन 1970। Biotechnology, the use of biology to solve the problems and make useful products. बायोटेक्नोलॉजी का यूज क्या है? यहाँ पे कई लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स की हेल्प से ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं जो ह्यूमन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। The most prominent area of biotechnology is the production of therapeutic proteins and other drugs through genetic engineering. कई ऐसे एंटी ड्रग्स जो हैं, मेडिसिन जो है वो तैयार की जाती हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, जो बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। अब यहाँ पे एक आपको प्लाज्मिड और एक डिजायरेबल जीन का दिखाया गया है। वेक्टर एंड डोनर डीएनए डाइजेस्टेड मीन्स रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको डाइजेस्ट कर रही है, क्लीव कर रही है, कट कर रही है स्पेसिफिक साइट पे विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये कोई हमारा डोनर डीएनए है और जो दे रहा है कोई डिजायरेबल जीन को, और ये है प्लाज्मिड यानी वेक्टर। तो यहाँ पे ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ये भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। Plasmid is the extracellular DNA of the bacterial cell and other organisms. तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम स्पेसिफिक साइट पे उनको क्लीव करती है, कट करती है, और ये जो डिजायरेबल जीन होगी वो प्लाज्मिड में फिट करनी है, तो वो प्लाज्मिड में भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक साइट पे, अगर यहाँ पे वो स्टिकी एंड्स बना रही है तो यहाँ पे भी प्लाज्मिड में स्टिकी एंड्स होंगे जिससे डिजायरेबल जीन उस प्लाज्मिड में फिट हो सके। तो यहाँ पे ये स्टिकी एंड्स हैं जिनको ओवरहैंग एंड्स बोलते हैं। जब प्लाज्मिड और डोनर डीएनए को मिक्स किया जाता है तो दोनों जो है वो लाइगेज एंजाइम की हेल्प से फिर से बॉन्ड बना देंगे, यानी फिर से वो अपना जो डबल स्ट्रैंड और ओवरहैंग या स्टिकी एंड्स बने हैं वो फिर से कंप्लीट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज जो अब ग्लू की तरह एक्ट कर रही है और फिर से वो क्या करेगी, ओवरहैंग फ्रेगमेंट्स को सील कर देगी। अब यहाँ पे आप इस डीएनए को देख रहे हैं, ओवरहैंग डीएनए, ये जैसे प्लाज्मिड के साथ ऐड हो गया है तो यहाँ पे इसका अलग तरह से दिखाया गया है, और ये दूसरा है जो प्लाज्मिड का पार्ट है, मींस प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में फिट करा गया डोनर या डिजायरेबल डीएनए को। तो ये जो प्लाज्मिड बना है या फिर डीएनए है दैट इज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसमें डिजायरेबल जीन को फिट किया गया है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज। What are the principles of biotechnology? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के 2 प्रिंसिपल्स हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग includes several techniques that facilitate the alteration of the genetic material. जेनेटिक इंजीनियरिंग में कई टेक्निक्स की हेल्प से जेनेटिक मटेरियल को यानी कि जीनोम के कुछ जीन्स को क्या किया जाता है, ऑल्टर करा जाता है, चेंज किया जाता है, एंड दैट जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए या फिर वो डीएनए इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस देम इन द होस्ट। उसको होस्ट में इंट्रोड्यूस करने से पहले उसको रिपेयर किया जाएगा या फिर उसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे जेनेटिक मटेरियल में। इट इंक्लूड्स द चेंजिंग ऑफ द फिनोटाइप इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। जब जीन्स में कुछ मैनिपुलेशन करी जा रही है, कुछ चेंज करा जा रहा है, उसको अल्टर करा जा रहा है, तो जो ऑर्गेनिज्म या होस्ट का फिनोटाइप होगा वो भी चेंज हो जाएगा।
अब सेकेंड प्रिंसिपल है दैट इज द केमिकल इंजीनियरिंग. Chemical engineering process, maintenance of microbial contamination free and atmosphere with an objective to initiate the large growth of desired eukaryotic or microbe cell in order to manufacture biotechnological products like enzyme, vaccines and antibiotics. जैसे कई थेरेपी करी जाती है, कई तरह की डिसीज को ड्रग्स के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू ठीक किया जाता है, तो वो ड्रग्स तैयार किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, या फिर ये बोल सकते हैं कि हम डिजायरेबल जीन को यूकेरियोट्स के डिजायरेबल जीन को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स. तो यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग में माइक्रोब की अगर हेल्प ले रहे हैं तो उसको कंटामिनेशन होने से भी बचाना है, उसको स्टरलाइज कंडीशन में और प्रॉपर एप्रोप्रिएट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करेंगे, और उसका ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि लार्ज स्केल में डिजायरेबल यूकेरियोटिक या फिर माइक्रोब से उन प्रोडक्ट्स को, एंजाइम्स को या वैक्सीन या फिर एंटीबायोटिक्स को तैयार किया जाए जिसका यूज ह्यूमन के लिए किया जाना है, यानी कि ह्यूमन की कोई डिसीज को क्योर करने के लिए उस केमिकल इंजीनियरिंग की हेल्प लेंगे. तो दीज आर द टू प्रिंसिपल्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें जीन्स की रिपेयरिंग करी जा रही है, उसमें अगर कोई चेंज कर रहे हैं तो वो फिनोटाइप भी उस होस्ट ऑर्गेनिज्म का चेंज कर देगा, और केमिकल इंजीनियरिंग में माइक्रोब्स की हेल्प से हम कोई डिफरेंट टाइप की एंजाइम्स, जो वो डिजायरेबल जीन जो है यूकेरियोट्स की, अगर किसी पेशेंट में उसकी डेफिशिएंसी होगी है तो उसमें माइक्रोब की हेल्प से उस डिजायरेबल जीन को तैयार किया जा रहा है, उस एंजाइम को तैयार किया जा रहा है, या एंटीबायोटिक्स तैयार किए जा रहे हैं जो ह्यूमन के लिए यूज करने हैं. नेक्स्ट इज द टूल्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. पीछे मैंने आपको बताया कि एक डोनर डीएनए है और एक प्लाज्मिड डीएनए है, उससे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार कर रहे हैं. तो कौन से टूल्स रहते हैं जिससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को तैयार किया जाता है? देयर आर द restriction enzyme, polymerase enzyme, ligase enzyme, vector and host organism. These are the tools to prepare the recombinant DNA. इसमें ये टूल बताए हैं जिससे recombinant DNA तैयार होता है. पहला है restriction enzymes, polymerase enzyme, ligase enzyme, vector और host organism. सबसे पहले हम बात करते हैं restriction enzymes. Restriction enzymes are the DNA cutting enzyme. Restriction enzyme DNA को कट करती है स्पेसिफिक साइट पे. पहले वो एंजाइम क्या करेगी? रिकॉग्नाइज करेगी वन और अ फ्यू टारगेट सीक्वेंस. हर जगह बाइंड नहीं कर सकती, उसकी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है जहां पे वो बाइंड करेगी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और डीएनए को क्लीव करेगी या डीएनए को कट करेगी उस सीक्वेंस के नियर. तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम स्पेसिफिक साइट पे जाके बाइंड करती हैं और डीएनए को कट करती हैं, क्लीव करती हैं, और इसके कट करने से डीएनए जो कट हो गया है उसके दो तरह के एंड्स बनते हैं. या तो वो स्टिकी एंड्स बनाएगा या फिर वो ब्लंट एंड बनाएगा. या तो स्टिकी एंड्स बनेंगे क्लीव करने से, या फिर वो ब्लंट एंड की फॉर्मेशन होगी. यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होती हैं वो टू टाइप की रहती हैं. दैट इज द एंडोन्यूक्लियसेस. न्यूक्लियसेस मतलब डीएनए को कट कर रही है, न्यूक्लिक मटेरियल को कट कर रही है. और दूसरी रहती है एक्सोन्यूक्लियसेस. जो एक्सोन्यूक्लियसेस होती हैं वो एंड्स पे कट करती हैं डीएनए के, और डीएनए के विद इन यानी मिडल कहीं पे किसी रीजन पे कट करेगी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दैट इज द एंडोन्यूक्लियसेस एंजाइम. फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस एंजाइम, मैंने अभी बताया कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टू टाइप की है, एंडो एंड द एक्सोन्यूक्लियसेस. जो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस एंजाइम है दैट इज द HIND2, जिसको माइक्रोब से एक्सट्रैक्ट करा गया है. That dependent on the specific sequence of the DNA nucleotide and always used to cut DNA molecule at a specific point after the recognition of base pairing sequences. यहाँ पे बोला है कि जो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है that is the HIND2.
जो डिपेंड करती है, जो डीएनए के पर्टिकुलर सीक्वेंस रहती है डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स की, वो उस डीएनए को वो कट करेगा स्पेसिफिक साइट पे, यहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट आफ्टर, पहले वो रिकॉग्नाइज करेगी एंजाइम उस सीक्वेंस को, और अगर वो सीक्वेंस रिकॉग्नाइज कर लेती है वो उसकी बाइंडिंग साइड है तो वहां पे उसको कट करेगी। दिस स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द बेस पेयर इज रेफर टू एज अ रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जो वो रिकॉग्नाइज कर रही है साइड और जिस सीक्वेंस पे वो कट करती है तो दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड रिकॉग्निशन सीक्वेंस। Beside HindII, now we have to around 900 restriction enzyme. First restriction enzyme is the endonucleases enzyme is the HindII, but इसके अलावा भी कई अदर 100 के 900 restriction enzymes जो हैं वो बैक्टीरिया में या बैक्टीरियल स्ट्रेन्स में जो है वो देखी गई हैं, and each of these enzyme acknowledges different recognition sequence। और ये जो restriction enzymes हैं 900 के अराउंड जो बताई हैं, ये अलग अलग रिस्ट्रिक्शन रिकॉग्निशन सीक्वेंस के ऊपर जाके पहले उसको रिकॉग्नाइज करेगी और फिर उसको कट करेगी। Restriction enzymes belong the larger class of the enzyme called nucleases enzyme। restriction enzymes जो हैं वो larger class की enzymes हैं जिसको nucleases बोलते हैं, and which are further classified as the endonucleases and exonucleases, जो मैंने अभी डिस्कस करा कि इसको क्लासिफाई करा है endo and the exonucleases। और endonucleases enzyme may cut at the specific position within the DNA कट करेगी endonucleases, and the other one that is the exonucleases eliminate the nucleotides from the ends of the DNA। जो DNA होगा उसके ends पे कट करेगी तो that is the exonucleases enzyme। यहाँ पे देखिए ये एक इमेज दिखाई है, इस इमेज में बोला है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे कट कर रही है, एक तरफ वेक्टर डीएनए और एक तरफ फॉरेन डीएनए है, तो द एंजाइम कट बोथ डीएनए स्ट्रैंड एट द सेम साइड। यहाँ पे ये वेक्टर डीएनए है और इस वेक्टर डीएनए में आप एक सीक्वेंस देख सकते हैं, यहाँ पे GAATTC एक सीक्वेंस दी है, यहाँ पे ये एक एंड आ गया, ये इसका दूसरा एंड आ गया, मींस 5' to 3' एंड 3' to 5'। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस दी है और ये एरो दिखाया है और ये एरो G और A के बीच में कट करेगा। पहले एंजाइम ने रिकॉग्नाइज करा इस सीक्वेंस को और G और A के बीच में ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो कट करेगी। ये आ गया वेक्टर डीएनए, ठीक है, और ये जो एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट इज द इकोलाई बैक्टीरिया माइक्रोब से एक्सट्रैक्ट करा है, दैट इज द ECOR1 एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। वहीं पे यही एंजाइम कट करेगी डीएनए को बेसिस बिटवीन G एंड A, G और A के बीच में, यहाँ पे भी G और A के बीच में सेम एंजाइम यहाँ पे इस तरह आएगा, G और A के बीच में कट लगाएगी when the sequence GAATTC is present in the DNA। अगर इस फॉरेन डीएनए में G और A का सीक्वेंस नहीं होता है तो वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट नहीं करेगी, तो इसलिए रिकॉग्निशन सीक्वेंस पहले एंजाइम उसको रिकॉग्नाइज करती है फिर उसके बाद वो उसको कट करेगी। तो यहाँ पे वेक्टर डीएनए को भी उसने G और A के बीच में कट करा, दोनों डीएनए स्ट्रैंड को 5' to 3' वाला या फिर 3' to 5' वाला। सेम चीज फॉरेन डीएनए के लिए भी करी सेम एंजाइम ने, दैट इज द ECOR1। यहाँ पे जैसे ही उसने कट कर दिया तो इससे जो है यहाँ पे कट करा, ठीक है, ये रिमूव कर दिया है यहाँ पे, और ये जो इसका G वाला था ये भी रिमूव हो गया, तो यहाँ पे ये स्टैंड ओपन हो गया और इस तरह के एंड्स को बोलते हैं स्टिकी एंड्स। और सेम चीज जो है वो आप फॉरेन डीएनए की देखेंगे तो इसमें भी कट करा और ये वाली सीक्वेंस जो है यहाँ पे ये कट कर दिया, ये सेपरेट हो गया, तो यहाँ पे बच गया AATTC, ठीक है, और यहाँ पे कट करा तो G रहता है। तो अब ये स्ट्रैंड जो है ये एकदम इसके ऊपर
फिट हो सकता है, तो दोनों एंड्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, स्टिकी एंड्स होने चाहिए, इसके अगर स्टिकी है तो इसके भी स्टिकी होने चाहिए, अगर ये ब्लंट है तो इसका भी ब्लंट एंड होना चाहिए, अगर एक का स्टिकी है दूसरे का ब्लंट है तो वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा, जिसकी वजह से लाइगेज एंजाइम इन दोनों स्ट्रैंड को जो है वो बाइंड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो वेक्टर डीएनए है, वेक्टर डीएनए जो फॉरेन डीएनए के साथ लाइगेज एंजाइम उसको ज्वाइन करेगा, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी के सामने यहाँ पे जो है ये जी के सामने सी है, यानी जी और सी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, टी के सामने जो है वो ए आ रहा है, तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए की जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगी। इस प्रोसेस को करने के लिए जिन टूल की जरूरत पड़ी है दैट इज द वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए चाहिए, जो फॉरेन डीएनए हम इंसर्ट कर रहे हैं वो चाहिए, सेकेंड थिंग दैट इज द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो ये टूल्स हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फॉर्म कर रहे हैं। Now the some sequences जो प्रेजेंट होते हैं डीएनए में, that is the palindromes. Palindromes are the group of the letters that form the same word when read both forward and the backward. That is the मलयालम। यहाँ पे मलयालम जो है अगर हम इसको फॉरवर्ड साइड से आगे से रीड करें, अगर यहां से रीड करते हैं या फिर बैक साइड से रीड करते हैं तो सेम वर्ड आ रहा है और दैट इज अ मलयालम। तो उस तरह की सीक्वेंस को बोलते हैं पैलिंड्रोम्स। ये कोई वर्ड डीएनए में प्रेजेंट नहीं है, बट एग्जांपल के साथ ये बताया है कि जैसे मलयालम वर्ड है, यहाँ पे अगर आप इसको फॉरवर्ड यहाँ आगे से रीड करो चाहे बैक साइड से रीड करो तो सेम वर्ड बनता है। तो दैट टाइप ऑफ सीक्वेंस प्रेजेंट इन केस ऑफ डीएनए एंड दैट टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड द पैलिंड्रोम. Palindromes in DNA are the same sequence of the base pairs that read same on the two strand when orientation of the reading is the kept same. अगर आप इसको फॉरवर्ड साइड से रीड कर रहे हो, बैक साइड से रीड कर रहे हो, तो दैट सीक्वेंस इज द जो बेस सीक्वेंस बेस पेयर्स होंगे दैट इज सेम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाई गई है टू स्ट्रैंड्स दैट इज 5' to 3' डायरेक्शन। दिस इज द अगेन सेम इफ रीड इन 3' to 5'। अगर आप इसको स्ट्रैंड से रीड कर रहे हो, यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल दिखाया है डीएनए का, यहाँ पे स्ट्रैंड दिखाया है दैट इज 5' to 3'। तो यहाँ पे है ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। तो ये सीक्वेंस जब आप स्ट्रैंड की देख रहे हैं 5' से 3' की तरफ, तो ये सीक्वेंस जो है ये सीक्वेंस बिल्कुल दूसरे स्ट्रैंड के सेम रहेगी, बट सीक्वेंस में क्या है, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन 5' है, इस यहाँ पे 5' यहाँ पे है। तो जब आप इसको फॉरवर्ड साइड से रीड कर रहे हो या बैक साइड से रीड कर रहे हो तो ये सीक्वेंस सेम रहेगी। तो यहाँ पे इस तरह की सीक्वेंस को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो यहाँ पे पीछे जब हमने पढ़ा तो वेक्टर के केस में और जो डोनर डीएनए था उसमें वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो थी वो पहले उन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करती है और रिकॉग्नाइज करने के बाद वो उस सीक्वेंस बेस पेयर्स के बीच में कट लगाती है, जैसे जी और ए के बीच में कट करा उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने। एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम आर वेरी यूजफुल इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम होती है उसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए यूज किया जाता है बिकॉज इट हेल्प्स इन द फॉर्मिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम सबसे ज्यादा यूजफुल होती है। अब यहाँ पे सेम प्रोसेस रिपीट करा गया है जो मैंने आपको ये वाला इमेज बताया, जैसे यहाँ पे वेक्टर डीएनए को फॉरेन डीएनए के साथ उसमें इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, फॉरेन डीएनए को वेक्टर के साथ, क्योंकि वेक्टर एक वो टूल है जो होस्ट तक उस डिजायरेबल जीन को लेके जाएगा। तो यहाँ पे सेम प्रोसेस रिपीट किया गया है, इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं हम। फॉरेन डीएनए है और ये तरफ वेक्टर डीएनए मींस प्लाज्मिड है। यहाँ पे प्लाज्मिड में पहले स्पेस बनाएंगे उस डिजायरेबल जीन के लिए, और अगर मैंने अभी बताया कि अगर यहाँ पे ब्लंट एंड बन रहे हैं तो फॉरेन डीएनए के एंड्स भी ब्लंट होने चाहिए,
एक दूसरे को वो कॉम्प्लीमेंट कर सके। फिर लाइगेज एंजाइम उस फॉरेन डीएनए को, ये फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड में इंसर्ट कर देगा। तो यहाँ पे ये फॉरेन डीएनए प्लाज्मिड में इंसर्ट हो गया। अब प्लाज्मिड जो है इसके पास अपनी कुछ साइट्स होती हैं जिससे वो रेप्लिकेट कर सकता है, बट हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर, जो इसको रेप्लिकेट करेगा दैट इज द ई कोलाई विच इज द माइक्रोब या बैक्टीरिया। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, क्योंकि हमने यहाँ पे जैसे हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जो आर स्ट्रेन था, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में चेंज हो जाता था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो वहां पे आर स्ट्रेन एस में चेंज हो रहा है, तो कोई ऐसा फैक्टर है, कोई ऐसा जीन है जो उसको आर को एस स्ट्रेन में चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे जो प्लाज्मिड जा रहा है, प्लाज्मिड इज अ सर्कुलर डीएनए, जब उसको ई कोलाई में डालेंगे तो उसका फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो जीन उसकी सेल में जाके एक्सप्रेस करेगी। तो पहले वाला सेल ई कोलाई वैसा एक्ट नहीं करता था, जब उसने डिजायरेबल जीन इंट्रोड्यूस करी तो उसमें कुछ चेंज आ गया, तो दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन। अब बात करते हैं सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने प्रोसेस बताया है, तो फॉरेन डीएनए जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, डिजायरेबल डीएनए जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, चूज करना है। तो आइसोलेट करेंगे सबसे पहले उस दोनों डीएनए को जिसको हमने प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस करना है, और प्लाज्मिड को फिर हमने होस्ट सेल के अंदर डालना है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस फॉर्म द डीएनए फ्रेगमेंट दैट आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट कर देती है। सेपरेट करने के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से वो जो स्ट्रैंड होंगे या डीएनए के फ्रेगमेंट्स होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है और वो इजीली सेपरेट हो जाएगा जब हम उसको, यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, पावर सोर्स दिया गया है। जब हम यहाँ पे वेल्स में, यहाँ पे वेल्स में डीएनए को डालेंगे तो डीएनए के वो फ्रेगमेंट्स जिसके ऊपर पहले एंजाइम ने एक्ट करा था, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने, जब उन फ्रेगमेंट्स को हमने वेल्स में डाला तो पॉजिटिव, ये नेगेटिवली चार्ज होगा डीएनए, तो वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा जब उसको एग्रोस जेल में डाला जाएगा। तो यहाँ पे बताया है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस फॉर्म डीएनए फ्रेगमेंट्स दैट आर सेपरेटेड बाय टेक्निक दैट इज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। दीज डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल होता है, और जैसे ही उसमें इलेक्ट्रोड का सोर्स दिया जाएगा, सोर्स पावर दी जाएगी, तो वहां पे वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द मैट्रिक्स एंड सम मीडियम। जो मीडियम जिस मीडियम में डाला है उसकी वजह से और इलेक्ट्रोड की वजह से वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे डीएनए के फ्रेगमेंट्स, जिसको डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने कट कर दिया। मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स जो यूज किया जाता है जेल, दैट इज द a natural polymer extracted from the seaweed, जिसको सीवीड से बनाया जाता है, and the fragments of DNA are separated as per their size। वो DNA के fragments जो है वो size के according separate हो जाएंगे by the sieving effect providing by the agarose gel। जो fragments छोटे size के होंगे वो काफी fast move करेंगे उस जेल प्लेट पे, और जो लेंथ में ज्यादा बड़े होंगे फ्रेगमेंट्स वो काफी दूर तक ट्रैवल नहीं करेंगे, तो इससे फ्रेगमेंट्स की सेपरेशन हो जाएगी। अब जो सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे वो इजीली विजिबल होंगे जब उनको हमने स्टेन करेंगे, ओनली आफ्टर स्टेनिंग देम। अगर स्टेन करते हैं तभी वो विजिबल होंगे। दैट स्टेन इज द इथीडियम ब्रोमाइड। इथीडियम ब्रोमाइड स्टेन से जब उसको डीएनए फ्रेगमेंट्स को ट्रीट करेंगे तो वो इजीली फ्रेगमेंट्स जो है वो नजर आएंगे डार्क बैंड्स और लाइट बैंड्स की फॉर्म में। फॉलोइंग फिगर्स, यहाँ पे एक फिगर दिखाई गई है, यहाँ पे फिगर है ऑरेंज कलर बैंड्स ऑफ डीएनए इन इथीडियम ब्रोमाइड के साथ जब ट्रीट करा तो उसका कलर
जो है वो ऑरेंज कलर के बैंड्स जो है वो बनेंगे, यहाँ पे दिखाए गए हैं। यहाँ पे वेल्स ने जब डीएनए को डाला तो ये डीएनए के लार्जर फ्रेगमेंट्स आ गए और ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स डीएनए के आ गए। तो ये स्मॉल वाले जो है वो काफी हद तक दूसरे एंड तक पहुंच रहे हैं और जो दूसरे हैवी वाले हैं वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। Features required to facilitate the cloning into a vector। हम एक वेक्टर में कौन से फीचर्स देखते हैं जो क्लोनिंग करने के लिए जरूरी होते हैं? तो सबसे पहले है ओरिजिन ऑफ द रेप्लिकेशन। एक वेक्टर में एक ओरी साइड होती है जो रेप्लिकेशन की शुरुआत करती है। इट इज द सीक्वेंस वेयर इनिशिएशन, जब हमने रेप्लिकेशन का प्रोसेस पढ़ा था तो रेप्लिकेशन के केस में ओरी साइड होती है जहां पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो एक्ट करेगी और उसको न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करेगी। तो ओरी साइड होती है वेक्टर में जो इनिशिएट या स्टार्ट करती है रेप्लिकेशन को, दैट टेक्स प्लेस एंड एनी डीएनए पीस लिंक टू दिस सीक्वेंस। अगर आप इस सीक्वेंस के साथ कोई भी डीएनए का फ्रेगमेंट इंसर्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं या जोड़ देते हैं तो वो भी उस रेप्लिकेशन में शामिल हो जाएगा। Replicated within the host cell. Origin of replication also helps in the controlling the copy number of linked DNA. Origin of the replication जो ओरी साइड है, ओरी साइड कंट्रोल कर रही है उस डीएनए की कॉपी को बनाएगी। Therefore, if anyone wants to recover several copies of the target DNA, it must be cloned in a vector whose origin support a high copy number। अगर कोई डिजायरेबल जीन की मल्टीपल कॉपीज तैयार करनी है तो उस मल्टीपल कॉपीज को तैयार करने के लिए उस वेक्टर में अगर कोरी साइड है तो वो उसको डिजायरेबल जीन को मल्टी टाइम्स जो है वो उसकी कॉपी बना सकती है। तो यहाँ पे ये एक वेक्टर का इमेज दिखाया है जहां पे ये जीन प्रेजेंट होती है जिसके ऊपर सीक्वेंस होती है, वो सीक्वेंस रेप्लिकेट करेगी। स्टार्टिंग कोडोन होंगे, कोड होंगे जो इनिशिएशन करते हैं रेप्लिकेशन को। तो यहाँ पे सिर्फ यही साइड नहीं होती है, प्लाज्मिड पे अदर साइड्स भी या फिर वेक्टर पे अदर साइड्स भी प्रेजेंट होती है, बट ये एक साइड हाईलाइट करी है, दैट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अदर जो फीचर्स होते हैं एक वेक्टर में, दैट इज द सेलेक्टेबल मार्कर। Vector requires the selectable marker so as to eliminate and identify the non-transformants and permit the growth of transformants on the selective basis। यानी कि selectable markers वो जीन्स होती हैं वेक्टर पे जिससे चेक किया जा सकता है कि इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड हो गया है या फिर नहीं हुआ है। अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड हो गया है तो उस प्लाज्मिड को बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट्स और अगर ऐड नहीं हुआ है तो उसको बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। Transformation is the process by which new DNA piece is introduced in the host bacterium। जब हम उसको होस्ट सेल के अंदर उस डिजायरेबल जी वाले या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को डालेंगे तो जब वो होस्ट में एक्सप्रेस करेगा तो इसका मतलब उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड हो चुका है, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स। अगर नहीं ऐड हुआ है तो वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल होगा। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स जो वेक्टर में नंबर उसका 1, 2 या और ज्यादा नंबर में वो सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स प्रेजेंट होंगे जिससे उस सेल में जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड हुआ है, उस प्लाज्मिड में जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड हुआ है या नहीं हुआ है वो इजिली इन जीन्स की हेल्प से सिलेक्टेबल मार्कर से डिटेक्ट हो जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट साइड इज द क्लोनिंग साइड्स। रिकॉग्निशन साइड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए रिकॉग्निशन सीक्वेंस होनी चाहिए, रिकॉग्निशन साइड होनी चाहिए that are used to link the alien DNA for the commonly used restriction enzyme। यहाँ पे क्लोनिंग साइट जहाँ पे फिट करना है डिजायरेबल जीन को तो वो सीक्वेंस होती है जहाँ पे डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगी और एलियन डीएनए यानी फॉरेन डीएनए या फिर डिजायरेबल डीएनए को वहां पे इंसर्ट करेगी वेक्टर में।
In case there is more than one recognition site in the vector, it results in the generation of several fragments that complicates the gene cloning. अगर एक वेक्टर में कई रिकॉग्निशन साइट्स प्रेजेंट होती हैं तो वो उसमें कॉम्प्लिकेशन अराइज कर सकता है जीन क्लोनिंग करने में, क्योंकि कई फ्रेगमेंट्स में कट कर देगी एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसकी वजह से जीन की डिजायरेबल जीन की क्लोनिंग करने में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं. नेक्स्ट इज द वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. जीन्स आर ट्रांसफर्ड इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय द वायरसेस एंड द बैक्टीरिया. किसी होस्ट सेल के अंदर अगर हमने कोई डिजायरेबल जीन को इंसर्ट करना है तो हम उसमें वेक्टर की हेल्प लेते हैं. दैट वेक्टर मे बी बैक्टीरिया या फिर वायरसेस. For instance, Agrobacterium tumefacium, a pathogen of the several dicot plants, is able to deliver a piece of DNA called the tDNA. ये जो Agrobacterium बैक्टीरिया है, ये एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो कई डाइकॉट प्लांट्स में जो है वो इन्फेक्शन या फिर उन प्लांट्स को डैमेज करता है. तो दैट पैथोजेनिक बैक्टीरिया infect the several dicot plants that able to deliver a piece of DNA that is called the tDNA, and that tDNA to transform the normal plant cell into tumor cell. अब जब उसने अपना DNA बैक्टीरियम ने किसी डाइकॉट प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया तो उसमें ट्यूमर की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से वो प्लांट डैमेज हो सकता है. दीज ट्यूमर सेल टू प्रोड्यूस द केमिकल रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन. एंड सिमिलरली इन द एनिमल्स, रेट्रोवायरस हैज द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म द नॉर्मल सेल्स इन द कैंसर सेल्स. तो रेट्रोवायरस भी यही कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है, नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल्स में चेंज करेगा. Next is competent host, that is the for transformation with recombinant DNA. Competent host मतलब जिसमें हमने प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस करा है, recombinant प्लाज्मिड, वो उसके लिए स्पेसिफिक होना चाहिए और वो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए कैपेबल होना चाहिए, जो होस्ट जिसके अंदर हम recombinant DNA को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. DNA हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, therefore cannot pass through the cell membrane. हाइड्रोफिलिक होने की वजह से वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता. सो इन ऑर्डर टू फोर्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, द बैक्टीरियल सेल आर फर्स्ट मेड कॉम्पिटेंट बाय द ट्रीटिंग देम विद द स्पेसिफिक concentration called the divalent cations like the कैल्शियम. बैक्टीरिया या किसी होस्ट सेल के अंदर उस डिजायरेबल प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस करने के लिए उसको कैपेबल बनाया जाता है ताकि होस्ट सेल उस डिजायरेबल डीएनए को जो है वो रिसीव कर सके, उसको ले सके. तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज देन फोर्स्ड इनटू द सेल बाय इंक्यूबेटिंग सेल ऑन द आइस अलॉन्ग विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करने के लिए उसको इंक्यूबेट किया जाता है, उसको आइस के साथ, और साथ में ये कैल्शियम कैटायन, डाइवेलेंट कैटायन को यूज किया जाता है. एंड दिस इज नॉट ओनली द मेथड टू इंट्रोड्यूसिंग द एलियन डीएनए इन द होस्ट सेल. सिर्फ यही मेथड नहीं है कि जिससे हम किसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसी होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं. कुछ अदर मेथड्स भी हैं जिसकी हेल्प से हम होस्ट सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं. दैट इज द माइक्रो इंजेक्शन. माइक्रो इंजेक्शन जैसे इंजेक्शन के थ्रू वैक्सीन को या फिर किसी केमिकल को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं. यहाँ पे माइक्रोपिपेट की हेल्प से सेल को होल्ड किया जाता है और उसके सेल के अंदर उस डिजायरेबल डीएनए को जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा, डायरेक्टली इजेक्ट किया जाएगा, या तो एनिमल सेल के न्यूक्लियस में या फिर plant cells में. That process of the recombinant DNA technology, it includes the different steps. अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि recombinant DNA टेक्नोलॉजी के प्रोसेस क्या है. सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने के लिए डिजायरेबल डीएनए को किसी होस्ट सेल या प्लाज्मिड के साथ ज्वाइन करने के लिए डिजायरेबल जीन को आइसोलेट करना है.
Isolation of DNA. DNA is enclosed in the membrane, that is the nuclear membrane, and nuclear membrane, nucleus, ये जो eukaryotic cells होते हैं, therefore it is important to break the cell open to in order to release the DNA along with several other macromolecules like RNA, proteins, lipids and polysaccharides. एक सेल के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, हमें सिर्फ उसके डीएनए जो है उससे हमें यूज करना है एज अ डिजायरेबल डीएनए की तरह। तो हमने बाकी कंपोनेंट्स जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, आरएनए, प्रोटीन्स, लिपिड्स और पॉलीसेकेराइड, सबसे पहले सेल को ओपन करना है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स। सेल की मेम्ब्रेन रप्चर होगी और सेल के अदर कंपोनेंट्स जो है वो रिलीज होंगे। तो हमें वहां से डीएनए को आइसोलेट करना है, बाकी कंपोनेंट्स हम नहीं यूज करेंगे, हम सिर्फ डीएनए को आइसोलेट करेंगे। तो सबसे पहले सेल को रप्चर किया, सेल के मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करवाया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, सेलुलेज। अगर प्लांट सेल्स की बात कर रहे हैं तो सेल वॉल होगी, सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए सेलुलेज एंजाइम हेल्प करेगी। अगर बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की तो लाइसोजाइम, अगर हम फंगस के सेल्स की बात कर रहे हैं उसका कोई डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है तो काइटिनेज एंजाइम। उसके बाद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेस्ट करेगी उसको, डीएनए को, और प्यूरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल को निकाला जाएगा उस पूरे जीनोम से। सारे डीएनए में से कुछ जीन जो है एसेंशियल है उसको वहां से सेपरेट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। प्रोग्रेशन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन इज चेक्ड बाय द एग्रोस जेल, और फिर उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से उन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया जाएगा। डीएनए इज चार्ज नेगेटिवली, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, जिससे स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट्स की सेपरेशन हो जाएगी और लार्ज फ्रेगमेंट्स की सेपरेशन हो जाएगी, और उसको प्रोब के साथ हाइब्रिडाइज करवाया जाएगा या फिर उसको आइसोलेट किया जाएगा। प्रोब के साथ अगर हम नहीं कर रहे हैं तो उसको स्मॉल फ्रेगमेंट्स को या लार्ज फ्रेगमेंट्स जो डिजायरेबल फ्रेगमेंट्स होंगे उनको आइसोलेट करेंगे, और आइसोलेट करने के बाद प्लाज्मिड के साथ उस डिजायरेबल जीन को इंट्रोड्यूस करवा देंगे, उसको बाइंड करवा देंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, वेक्टर और फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, तो दोनों जगह पे स्पेस बनाया, स्टिकी एंड्स अगर बन रहे हैं वेक्टर के अंदर इस जीन को इंट्रोड्यूस करना है तो यहाँ पे स्पेस बनाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और फिर उसके बाद इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे। और बैक्टीरियल सेल एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इसका मल्टीप्लिकेशन रेट जो है वो बहुत फास्ट होता है एज कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। ट्रांसपोर्ट करा होस्ट सेल के अंदर प्लाज्मिड को, जहां पे वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल जैसे जैसे होस्ट सेल रेप्लिकेट करेगा वो भी मल्टीप्लाई करेगा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, फिर उसके बाद रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड से एक्सट्रैक्शन करी जाएगी उस डिजायरेबल प्रोडक्ट की, जिसकी वजह से इतना प्रोसेस करा गया, कंस्ट्रक्शन करा गया, आइसोलेट करा गया डीएनए को। That is the amplification of the gene of interest using PCR. PCR एक एंजाइम है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो सेवरल कॉपीज बनाता है उस डिजायरेबल जीन की जिसको हमने प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस किया है। द एंजाइम विद न्यूक्लियोटाइड्स एक्सटेंड द प्राइमर provided in the reaction and the genomic DNA as template। तो जो प्राइमर है वो हेल्प करेगा ताकि पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड करे और उस जीन की मल्टीपल कॉपीज तैयार कर सके। ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा जिसकी हेल्प से वो डिजायरेबल जीन जो है वो मल्टीप्लाई करेगी और उसका नंबर इंक्रीज करेगा, बिलियंस टाइम्स जो है वो रेप्लिकेट करेगी और उसकी डिजायरेबल जीन की कॉपीज बन जाएंगी। This repeated amplification achieved by an enzyme, that is a thermostable DNA polymerase enzyme. That enzyme thermostable DNA polymerase enzyme जो है वो उसकी मल्टीपल कॉपीज को तैयार कर देगी। उसके बाद आता है डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस
आफ्टर द बायोसिंथेटिक स्टेज, जैसे ही बायोसिंथेटिक फेज मतलब जब मल्टीप्लाई कर गया तो रिकॉम्बिनेंट जीन का जो प्रोडक्ट है उसको सेपरेट किया जाएगा, आइसोलेट किया जाएगा। द प्रोडक्ट इज सब्जेक्टेड थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस लाइक सेपरेशन, सेपरेट करा, उसको प्यूरिफाई करा, एंड दैट प्यूरिफाइड आफ्टर द प्यूरिफिकेशन विच एम्स एट द फॉर्मिंग एंड फिनिश द प्रोडक्ट बिफोर मार्केटिंग। उसको मार्केट में लाने से पहले उसकी टेस्टिंग भी की जाती है, एंड दीज प्रोडक्ट्स आर प्रिपेयर्ड विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम द प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। डिपेंड करता है कंसंट्रेशन, क्वालिटी डिपेंड करती है। उसको मार्केट में लाने से पहले उसकी कई बार टेस्टिंग करी जाती है और फिर उसको मार्केट में जो है वो भेजा जाता है। ओके, थैंक यू।